नमस्कार मेरी कथाकार फैमिली। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। कहते हैं कि खूबसूरती किसे पसंद नहीं होती। हर स्त्री चाहती है कि वह सबसे खूबसूरत हो और वह सबसे खूबसूरत दिखे। लेकिन कभी कभी ये खूबसूरती एक कलंक बन जाती है, एक अभिशाप बन जाती है। तो आज ऐसी ही कुछ कहानी है खूबसूरती को लेके। ये कहानी है आम्रपाली की। आम्रपाली कौन थी? सबसे पहले आपको बताते हैं। आम्रपाली एक बहुत ही खूबसूरत कन्या थी जिसे समय के फेर ने नगर वधु बना दिया। नगर वधु यानी कि पूरे नगर की वधु, जिसे वेश्या कहते हैं। और बाद में महात्मा बुद्ध की शरण में जाकर वह बौद्ध भिक्षुणी बन गई और उसने अपना बाकी का जो जीवन शेष बचा था वह जन कल्याण और परमात्मा के लिए व्यतीत किया। उसने अपनी धन दौलत सारी बौद्ध कल्याण और समाज कल्याण के लिए लगा दिया। आम्रपाली के जीवन की कहानी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो हर्यक वंश के राजा बिंबिसार भी आम्रपाली की सुंदरता के कायल थे। आम्रपाली की कहानी की शुरुआत वैशाली नगर से होती है। वैशाली वर्तमान में बिहार में स्थित है। अगर देखा जाए तो वैशाली वह नगर है जिसमें संपूर्ण विश्व में सबसे पहले गणतंत्र का पाठ पढ़ाया था। इस क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा महाराजा के साथ असीम सुंदरता की धनी नगर वधु आम्रपाली के किस्सों से इतिहास के पन्ने रंगे हुए हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक गरीब दंपति को आम के पेड़ के नीचे एक मासूम सी बच्ची मिली। उसको यहाँ कौन छोड़ गया इसका कुछ भी पता नहीं था। लावारिस रूप से मिली इस मासूम और सुंदर कन्या को महानामन नामक एक सामंत ने पेड़ के नीचे से उठाया और अपने घर ले गया। क्योंकि वह आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसलिए उसका नामकरण उस सामंत ने आम के पेड़ के नाम पर ही आम्रपाली रख दिया। आम्रपाली जब युवा अवस्था में पहुंची तो वैशाली नगर के सभी युवक उससे शादी करने के लिए तड़पने लगे। आम्रपाली के माता पिता के पास रोज सैकड़ों रिश्ते आते थे, आम आदमी से लेकर राजा महाराजा तक, एक छोटा सा काम करने वाले व्यक्ति से लेकर व्यापारी तक। हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। आम्रपाली के माता पिता के लिए यह बहुत ही दुविधापूर्ण और संकट का समय था, क्योंकि अगर वह किसी एक को आम्रपाली के लिए चुनते तो वैशाली नगर में अशांति फैल जाने का डर था। इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जाने जाने वाली आम्रपाली को जब कोई एक बार देख लेता तो फिर उसकी नजर नहीं हटती। इतना ही नहीं, इसके बाद वह अन्य किसी स्त्री में दिलचस्पी नहीं लेता। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम्रपाली कितनी सुंदर होगी। वैशाली की सबसे सुंदर कन्या से नगर वधु कैसे बनी? आम्रपाली के माता पिता उसके विवाह को लेकर चिंता में पड़ गए, क्योंकि वह किसी से भी दुश्मनी नहीं लेना चाहते थे। आम्रपाली की सुंदरता और विवाह से संबंधित समस्याओं का निवारण करने के लिए वैशाली नगर में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया जो आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे। इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ युवाओं को देखकर वैशाली गणतंत्र की सभा में यह निर्णय लिया गया कि आज से वैशाली में आम्रपाली किसी एक की नहीं होकर संपूर्ण वैशाली नगर की नगर वधु घोषित की जाती है। ऐसा करने के पीछे मुख्य कारण वैशाली गणतंत्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना था। अगर किसी एक के साथ आम्रपाली का विवाह किया जाता तो ऐसा अंदेशा था कि राज्य में अशांति फैल जाती, क्योंकि जब आम्रपाली नगर वधु बन गई तब हर कोई उसे पाने के लिए स्वतंत्र था। इस तरह का निर्णय आम्रपाली को आजीवन नगर वधु और उसके पश्चात राज दरबार की राज नर्तकी बनाकर छोड़ दिया। इतना ही नहीं, आम्रपाली के लिए एक बहुत बड़े और खूबसूरत महल का निर्माण भी कराया गया, जिसमें उसकी सेवा के लिए दासी और सेवकों को लगाया गया। आम्रपाली के महल में सभी सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन उसके ऊपर लगा सबसे बड़ा कलंक अमीर था।
आम्रपाली के पास इतना अधिक मात्रा में धन दौलत थी कि राजा महाराजा और बड़े बड़े व्यापारियों के पास भी उतना पैसा नहीं था जितना कि आम्रपाली के पास था। लेकिन क्या ये सही था कि एक लड़की के जीवन का फैसला एक सभा में कर दिया जाए और उसे न चाहते हुए भी नगर वधू बना दिया जाए कि वो कभी किसी एक की होके नहीं रह सकती, बल्कि वो संपूर्ण नगर की होगी, उसे जो चाहे पा सकता है। क्या आम्रपाली से ये निर्णय लेने से पहले पूछा गया था? क्या उसकी राय जानी गई थी? इस बारे में इतिहास में कहीं कोई भी नहीं लिखा गया है, लेकिन कम से कम मेरा ये मानना है कि कोई भी समाज या कोई भी सभा किसी स्त्री के जीवन का फैसला नहीं ले सकती कि उसे नगरवधू बनना है या किसी एक के होके रहना है। यकीनन इसमें आम्रपाली की राय तो शायद नहीं पूछी गई होगी और उसे नगरवधू बना दिया गया। कहा जाता है कि वह किसी लड़के से प्यार भी करती थी और जिसे राजा ने और वैशाली नगर के लोगों ने मरवा दिया था। तो स्पष्ट है कि यह फैसला उस पर थोपा गया था। लेकिन एक बात और है, क्या वह उसके वास्तविक माता पिता होते तो क्या अपनी बेटी के लिए ऐसा निर्णय लेते? शायद नहीं, क्योंकि कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी नगरवधू बन के रह जाए। खैर छोड़िए, अब हम कर भी क्या सकते हैं। आम्रपाली की खूबसूरती के साथ साथ उसके नृत्य के भी चर्चे बहुत थे। ऐसा माना जाता है कि अगर आम्रपाली का कोई नृत्य देख ले तो मंत्रमुग्ध हो जाता था। वैशाली के राजा मनुदेव ने भी एक बार आम्रपाली का नृत्य देखा और वह मन ही मन उसे पाने की इच्छा जाग गई। नगरवधू की ये पदवी उन्हें 7 साल तक रखनी थी और वह वैशाली नगर के लोगों का मनोरंजन का साधन बन के रह गई। आम्रपाली की जिंदगी में प्यार दोबारा आया, जो था शत्रु देश मगध के राजा बिंबिसार के रूप में। बिंबिसार ने वैशाली राज्य पर हमला कर दिया और रूप बदलकर आम्रपाली के महल में शरण ले ली। बिंबिसार को आम्रपाली ने जगह दी, तब उसे नहीं पता था कि वो वैशाली राज्य के लिए खतरे में है। बिंबिसार के साथ वह अगले कुछ हफ्ते रही, उसके बाद ही उसे सच्चाई का पता चला। तब तक दोनों में प्यार हो चुका था और आम्रपाली को सच्चाई का पता चलते ही उसने बिंबिसार को युद्ध रोकने को कहा। बिंबिसार तब तक आम्रपाली से इतना प्यार कर बैठे थे कि उन्होंने युद्ध रोक दिया और आम्रपाली के साथ उनका प्यार परवान चढ़ा। आम्रपाली ने उसके बाद बिंबिसार के बेटे विमल कोडाना को जन्म दिया। कुछ समय बाद बिंबिसार को उसके बेटे अज्ञातशत्रु ने मौत के घाट उतार दिया। बिंबिसार के मरने के बाद अज्ञातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में वैशाली का बहुत नुकसान हुआ। जब जायजा लेने अज्ञातशत्रु पहुंचा तो वैशाली में घूमते हुए उसकी मुलाकात आम्रपाली से हुई। उसे देखते ही अज्ञातशत्रु उसके प्यार में पड़ गया। आम्रपाली को भी वो पसंद आया, पर उसे यह नहीं पता था कि वह बिंबिसार का बेटा है या बिंबिसार को इसी ने मारा है। आम्रपाली को अज्ञातशत्रु पसंद आ गया, लेकिन वैशाली के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने आम्रपाली को जेल में कैद कर दिया। ये बात अज्ञातशत्रु को पसंद नहीं आई और उसने पूरे वैशाली नगर में आग लगा दी। लेकिन जब ये बात आम्रपाली को पता चली तो वो बहुत नाराज हुई और उसने अज्ञातशत्रु से अपना नाता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। कहते हैं संतों के संपर्क में आने से बुरा इंसान भी अच्छा बन जाता है। आम्रपाली के साथ भी ऐसा ही हुआ। वैशाली नगर में एक नगरवधू का जीवन यापन कर रही आम्रपाली के जीवन के अंतिम समय में ऐसा पड़ाव आया कि जिसे उसके संपूर्ण जीवन को बदल दिया। यह घटना उस समय की है जब आम्रपाली भगवान बुद्ध के संपर्क में आई और उनके प्रवचन सुनने। आम्रपाली और बुद्ध का संबंध एक गुरु शिष्य का था। कुछ लोग कहते हैं कि अब भगवान बुद्ध को आम्रपाली पसंद आ गई थी, लेकिन ये बात सरासर झूठी है। एक दिन आम्रपाली महल में आराम कर रही थी, तभी उसके द्वार पर एक भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए आया। जब भिक्षा देने के लिए वह दरवाजे पे आई तो उस भिक्षु को देखते ही उसके मन में भिक्षु के प्रति आम्रपाली के मन में प्रेम जाग आया। शायद ये क्षण भर के लिए था। शायद यह वह क्षण था जब पहली बार आम्रपाली और बुद्ध का संबंध स्थापित हुआ।
उस बुद्ध भिक्षु के पीछे बहुत सारे भिक्षुक थे जिन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह भिक्षा मांगने के लिए आम्रपाली की चौखट पर आए हैं, क्योंकि वैशाली नगर में रहने वाले भिक्षुक आम्रपाली को हीन भावना से देखते थे। भिक्षा देने के पश्चात आम्रपाली ने भिक्षुक से आग्रह किया कि कुछ दिनों में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस समय अवधि आप मेरे महल में ही ठहरे। इस आग्रह के प्रत्युत्तर में युवक ने कहा कि इसके लिए मुझे अपने स्वामी अर्थात महात्मा बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। अगर उनके लिए वह सहमत हो जाए तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। जब यह बात महात्मा बुद्ध के पास पहुंची तो महात्मा बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा कि अभी वह वहाँ रुका नहीं है, उसे रुकने के लिए मेरी अनुमति की जरूरत है, और वैसे भी मेरी अनुमति के बिना वो वहाँ नहीं रुकेगा। आम्रपाली की चौखट पर भिक्षा मांगने गए युवक जैसे ही लौटा, सबसे पहले मैं महात्मा बुद्ध के पैर छुए और उन्होंने सारा वृत्तांत सुना दिया। इस पर बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा कि तुम वहां जाकर रह सकते हो। भगवान बुद्ध के इस निर्णय से अन्य भिक्षुक स्तब्ध रह गए। उन्होंने यकीन नहीं हो रहा था कि बुद्ध इस तरह का निर्णय ले सकते हैं। बुद्ध से आज्ञा लेकर वह भिक्षु आम्रपाली के महल में 4 माह के लिए चला गया। तभी बुद्ध ने अन्य भिक्षुओं को आदेश दिया कि तुम अपनी दिनचर्या का पालन करो। मुझे उस पर पूरा यकीन है कि उसके मन में अब कुछ इच्छा नहीं रही है। यदि उसे वहां पर रहने के लिए आज्ञा नहीं दी जाती तो उसको यह आघात पहुंचता, क्योंकि उसका मन निर्मल है और मुझे पूरा यकीन है कि वह आम्रपाली से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। जहां तक मैं उसे जानता हूं उसका धम्म अटल है और वह आम्रपाली के सामने समर्पण नहीं करेगा। इतना ही नहीं, एक भिक्षु के लिए एक परीक्षा का समय है कि वह कितना अटल रह सकता है। हम 4 महीने उसका इंतजार करना पड़ेगा और यकीनन वह मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा और वह लौट आएगा। वर्षा ऋतु चली गई, उसके साथ ही वह भिक्षु महात्मा बुद्ध के पास लौट आया। आम्रपाली भी बुद्ध की शरण में आ गई। महात्मा बुद्ध के पास पहुंचकर सबसे पहले आम्रपाली ने उनको प्रणाम किया और उनसे आज्ञा मांगी कि वह भी भिक्षुणी संघ में शामिल होना चाहती है। साथ ही यह भी बताया कि वह उस भिक्षु को उसकी ओर खींचने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया, हर तरह तरह का लालच दिया, लेकिन वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। यह देखकर मेरा मन परिवर्तित हो गया और अब मैं भी एक भिक्षुणी का जीवन यापन करना चाहती हूँ और यह भी जानती हूँ कि यह सत्य और मुक्ति का मार्ग है। मेरे पास मौजूद समस्त धन संपदा को मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आम्रपाली का महल बुद्ध भिक्षुओं का वह मुख्य स्थान बन गया, जहाँ पर चतुर्मास में सभी भिक्षुक यहाँ रहने लगे। नगर वधु से लेकर महात्मा बुद्ध की सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुणियों में शामिल होने तक का यह सफर आम्रपाली के लिए कतई आसान नहीं था। फिर भी भगवान बुद्ध के संपर्क में आने से आम्रपाली का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था। अब उसका जीवन जन कल्याण में लग गया था। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइए। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।